वेलकम डियर स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में हम पढ़ रहे थे मानव भूगोल के उपागम, ए प्रोसेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। पिछले वीडियो में हमने दो जो उपागम हैं, ऐतिहासिक उपागम और स्थानिक विश्लेषण उपागम, उनका अध्ययन किया था। आज हम 3 अन्य उपागमों का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। पारिस्थितिकी उपागम, आचारपरक उपागम और कल्याणपरक उपागम। जिसमें से पहला देखते हैं पारिस्थितिकी उपागम, इकोलॉजिकल अप्रोच। इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, क्योंकि अध्ययन हम मानव भूगोल का कर रहे हैं और अप्रोच है इकोलॉजिकल अप्रोच, पारिस्थितिकी उपागम है। इसलिए इस जो उपागम है इसमें मुख्य बल किस पे दिया जाएगा? मानवीय क्रियाकलापों को और वातावरण के साथ उनके अंतर संबंधों के संदर्भ को, उनको अधिक महत्व या केंद्रीय स्थान प्रदान किया जाता है इस उपागम में। इस तरह के जो मानव और पर्यावरण संबंध हैं, इनको एक भूगोलवेत्ता थे H.H. बैरोज। इन्होंने एक शब्द दिया था, यही शब्द मानव पारिस्थितिकी, ह्यूमन इकोलॉजी, ये शब्द दिया था H.H. बैरोज ने। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। इनका ये स्टेटमेंट है, ये बहुत प्रसिद्ध है कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। ये स्टेटमेंट है H.H. बैरोज का। इन्होंने सर्वप्रथम मानव और उसके जैविक पर्यावरण के मध्य जो अंतरक्रिया है उसको समझाने का प्रयास किया था। इस उपागम में, पारिस्थितिकी उपागम में सबसे अधिक बल इस तथ्य पर दिया जाता है कि मानव अपने क्रियाकलापों का प्राकृतिक वातावरण से किस प्रकार समायोजन करता है और अपना अस्तित्व बनाए रखता है, और साथ ही किस तरह से अपने तकनीकी विकास द्वारा वह प्रतिकूल प्राकृतिक दशाओं का सामना करने में भी सफल रहता है। तो जो इस प्रकार के जो पारिस्थितिकीय परिवर्तन हैं, उन परिवर्तनों का अध्ययन इस उपागम में करते हैं। इसमें मनुष्य को एक सक्रिय भौगोलिक कारक माना जाता है। जैसे कि क्योंकि मनुष्य स्वयं भी परिवर्तित होता है, तो साथ साथ अपने आसपास के अन्य घटकों को भी, अपने से संबंधित अन्य घटकों को भी परिवर्तित करता है। इसलिए इसे सक्रिय भौगोलिक कारक माना जाता है। किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले मानव समूह हैं, वो वहाँ की प्राकृतिक और सांस्कृतिक दशाओं से प्रभावित होते हैं। ये पृथक रूप से और सम्मिलित रूप से मानवीय क्रियाओं को भी प्रभावित करते हैं। ये दोनों कारक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक कारक, इस तरह मनुष्य प्रभावित करता है एवं स्वयं प्रभावित होता है। यह एक विवेकशील प्राणी माना जाता है। इस उपागम के अंतर्गत, पारिस्थितिकी उपागम के अंतर्गत मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी मानते हैं, जो क्या करता है, जो पर्यावरण से प्रभावित होने के साथ साथ उसमें परिवर्तन एवं उसके साथ अनुकूलन भी करता है। मानव भूगोल में मनुष्य और उसके वातावरण या मानव वातावरण संबंधों की ऐसी अनेक विचारधाराएं पनपी हैं, जैसे कि निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। मानव पर्यावरण की जो अवधारणाएं हैं उनके चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इन सबको, ये जो मानव पर्यावरण संबंध की विचारधाराएं या अवधारणाएं हैं, इन सबको इसी उपागम में सम्मिलित किया जाता है। क्या क्या? निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद आदि। अब अगला हमारा उपागम है आचारपरक उपागम, बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियर मतलब व्यवहार। तो इस तरह आचारपरक उपागम में मानवीय व्यवहार को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। मनुष्य का जो व्यक्तिगत व्यवहार है, वह अपने पर्यावरण के प्रति कैसा है, पर्यावरण के प्रति उसका अवबोध कैसा है। तो इस तरह के अध्ययन में मानव की व्यक्तिगत सोच, उसकी समझ,
के अधिग्रहण और चिंतन करने की मानसिक क्षमता, उसकी कार्य कुशलता, उसके पूर्व ज्ञान, इन सब का बहुत महत्व होता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के आधार पर मनुष्य अपने वातावरण के प्रति सोच विकसित करता है। इस तरह ऐसे अध्ययन में मनुष्य के जो निर्णय हैं उनको उसका पर्यावरण के प्रति उसका व्यवहार है वो प्रभावित करता है। मनुष्य में जो भूगोल में इस सोच के लिए ये जो आचार परक उपागम है, इसके लिए ये जो एक मनुष्य और पर्यावरण के साथ जो संबंधों में मानवीय व्यवहार को जो अधिक महत्व प्रदान किया गया है, इस सोच को एक शब्द दिया आचार परक उपागम। वो भूगोलवेत्ता थे विलियम कर्क। उनके अनुसार इसमें तर्क संगत मानव व्यवहार उत्पन्न होता है जिसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, और ये दृश्य वातावरण में परिवर्तित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मतलब कुछ मनुष्य के व्यवहार के कारण कुछ ऐसे प्रभाव होते हैं जो दृश्य होते हैं और कुछ अदृश्य होते हैं। ये सब आचार परक उपागम का विषय है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए हम वन क्षेत्र लेते हैं, फॉरेस्ट एरिया लेते हैं। तो उस फॉरेस्ट एरिया का मानव के लिए उपयोग किस रूप में हो, उसका उपयोग कैसे किया जाए। अलग अलग उपयोग हो सकते हैं कि लकड़ी के लिए उपयोगी है, वन्य जीव होते हैं उसमें बहुत सारे, और उसका अस्तित्व है जो पारिस्थितिकी संतुलन है उसके लिए आवश्यक है। अलग अलग उसके उपयोग हो सकते हैं, लेकिन इन सब का निर्णय, इनमें से कौन सबसे महत्वपूर्ण है, इसका निर्णय किस आधार पर किया जाता है? मनुष्य की, मानव की व्यक्तिगत सोच और पर्यावरण के प्रति उसके व्यवहार के द्वारा ये सब तय होता है। इसका अन्य उदाहरण हम ले सकते हैं कि किसी परिवार में कितनी संतानें होंगी, इसका निर्णय भी व्यक्तिगत सोच एवं व्यवहार पर निर्भर करता है। ऐसी बहुत सारी ऐसी स्थितियां मनुष्य के जीवन में आती हैं। इन सब परिस्थितियों का अध्ययन आचार परक या व्यवहारिक उपागम है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। मनुष्य और प्रकृति के मध्य अंतर क्रिया और उससे उत्पन्न भूदृश्य, उसमें उल्लेखनीय अंतर मानवीय व्यवहार में भिन्नता के कारण होता है। मनुष्य का व्यवहार प्रकृति के प्रति उसके दृष्टिकोण के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि विकसित देश, अमेरिकी और यूरोपीय विकसित देश, जहाँ पर भौतिकवादी संस्कृति का साम्राज्य है, वहाँ वृक्षों को केवल धन प्राप्ति का साधन मानते हैं और उस प्रकृति का अंधाधुंध शोषण करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका व्यवहार भौतिकवादी संस्कृति के अनुरूप है। इसके विपरीत जो विकासशील या अविकसित देश हैं, वहाँ क्या होता है कि वनों को जीवन रक्षक माना जाता है। यह किसका प्रभाव है? उनकी दृष्टिकोण, उनकी सोच, उनकी बुद्धि, उनके व्यवहार, इन सब का परिणाम है। एक वैज्ञानिक थे लेविन, उन्होंने, ये मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने मनोवैज्ञानिक क्षेत्र की व्याख्या की और ये बताया था कि जो मनुष्य ये निश्चित करता है कि उसे किसका उपयोग किस रूप में करना है, किस समय किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, इन सब का निश्चय समस्त तथ्यों का योग है जो किसी निश्चित समय पर एक व्यक्ति को व्यवहार को निर्धारित करते हैं। इसके बाद व्यवहारिक पर्यावरण पर विचार करना प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले लेविन ने ये जो सोच दी थी कि मनुष्य का व्यवहार पर बहुत से तथ्यों का प्रभाव करता है, उसके बाद व्यवहारिक पर्यावरण का विचार, उसका अध्ययन प्रारंभ हुआ था। अब व्यवहारिक पर्यावरण क्या है? कि व्यवहारिक पर्यावरण मनुष्य के अनुभव से संबंधित है, जो मानवीय प्रतिक्रिया को निर्धारित करता है तथा मानव के व्यवहार को निर्देशित करता है। यह व्यवहारिक पर्यावरण। तो इस प्रकार ये था आचार परक उपागम। अगला उपागम है कल्याण परक उपागम। कल्याण परक उपागम वेलफेयर अप्रोच, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें मानव कल्याण की भावना, उसको केंद्रीय महत्व दिया जाता है। इसमें
गरीबी, भूखमरी, बीमारी, अकाल, युद्ध, चिकित्सा, इन सभी मानवीय समस्याओं का वातावरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, जिसके द्वारा सामाजिक न्याय का लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो पाता है। इसका विकास 1960 के दशक के बाद और 1970 के दशक में हुआ था। क्यों, किस वजह से? जब सामाजिक समस्याओं और जो सेवाएं थी उनके प्रति रुचि दिखाई दी थी। मानव भूगोल में यह सामाजिक विकास, चिंता, विकास के मार्ग में बाधा, इनसे अच्छे जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों की ओर बदलाव का संकेत है। क्या? जो ये कल्याणपरक उपागम का विकास हुआ था, ये एक अच्छे जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों की ओर बदलाव का संकेत है। यह उपागम एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बल देता है जिसके द्वारा दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को जो प्रकृति के संसाधन हैं उन पर समान स्वामित्व मिले। ये नहीं कि धनवानों को अधिक स्वामित्व हो और निर्धन वंचित रह जाएं। ये निर्धन और अभावग्रस्त लोगों के पक्ष में वितरण की नीतियां बनाने की तरफ ध्यान दिलाने वाला एक उपागम है। इस प्रकार ये जो कल्याणकारी उपागम है, इसका मुख्य बिंदु किसको क्या मिलता है, कहाँ और कैसे, हु गेट्स व्हाट, वेयर एंड हाउ, ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कल्याणपरक उपागम का कि किसको क्या, कब और कहाँ कैसे मिलता है। इसका विकास डेविड स्मिथ ने किया था। 1980 का दशक था। उस समय में 1980 के दशक में ये जो शब्द अपने लिए काम में लिए हैं, कौन, क्या, कहाँ, कैसे, इनका तात्पर्य क्या था कि हु, कौन का तात्पर्य था लोग, कहीं भी रहने वाले, किसी भी नगर, किसी भी प्रदेश, किसी भी देश, संपूर्ण विश्व में कहीं भी रहने वाले लोग थे। क्या, व्हाट, इससे क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य था कि अच्छाइयों और बुराइयों से है। कहाँ, वेयर, वेयर ये बताता है कि निवास क्षेत्र के अनुसार जीवन स्तर में भिन्नताएं पाई जाती हैं। कैसे, हाउ, हाउ का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा ये अवलोकित विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं कि किस वजह से लोगों में अंतर उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने पारिस्थितिकी उपागम, आचार परक उपागम और कल्याण परक उपागम का